हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का सबसे शानदार पोस्ट यानी कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का कंप्लीट जॉब प्रोफाइल देखने वाले हैं, जिसका लेवल कितना है, लेवल 5 है। ग्रेड पे की बात करते हैं तो 2800 ग्रेड पे की ये नौकरी है। देखिए, ये हम यहाँ पे मेंशन भी करके रखें कि ये बेस्ट पोस्ट है लेवल 5 में। ठीक है, तो लेवल 5 नहीं, हम बोल सकते हैं एनटीपीसी का सबसे बेस्ट पोस्ट है। तो आपको वीडियो के अंत तक आप बने रहें, वीडियो का कंप्लीट रूप से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये पोस्ट बेस्ट पोस्ट क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पे विस्तार रूप से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रेनिंग कितने दिन का कहाँ और कहाँ कहाँ होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्टिंग, ड्यूटी टाइमिंग क्या रहने वाला है, जॉब नेचर क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सैलरी स्ट्रक्चर, कितना लीव मिलता है, और भी रेलवे द्वारा क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये जॉब फीमेल के लिए कितना सूटेबल है। तो देखिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो तरह से सिलेक्शन होता है। पहला कि थ्रू जीडीसी एलडीसी 30% प्रमोशन कोटा, जो कि रेलवे का अपना एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। 30% प्रमोशन कोटा के तहत इस फॉर्म पोस्ट को फिलअप किया जाता है। दूसरा जो सबसे पॉपुलर तरीका है क्या है, थ्रू ओपन वैकेंसी आरआरबी एनटीपीसी, जो कि अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो जो भी फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप किए हैं, तो जितना भी रेलवे एनटीपीसी का जो पोस्ट निकला है उसके सारे पोस्ट का अलग अलग जो पोस्ट है उस सारा का जॉब प्रोफाइल में पे वीडियो मैं बनाया हुआ हूँ। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाइए और वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आपको फॉर्म फिलअप करने में आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कौन सा पोस्ट का क्या काम है उस मालूम नहीं रहता है, तो आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। नहीं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, आपका किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम। देखिए, आपका दो स्टेजेज में एग्जाम होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, देन आपका फाइनल पैनल आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि 3 स्टेजेज में एग्जाम होने वाला है, CBT 1, CBT 2 और टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं CBT 1 की अगर बात करते हैं तो देखिए CBT 1 में क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 100। टोटल मार्क्स कितना रहेगा, 100 नंबर का। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 90 मिनट। अगर वही देखिए इसमें कितना गुना सिलेक्शन होगा, 15 गुना सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, CBT 2 के लिए। तो अगर हम कॉमन कटअप की बात करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोस्ट है, तो कटअप के अगर हम लोग देखते हैं बात करते हैं तो लगभग देखिए 65 से 70 सेफ स्कोर है। अगर आप 60 प्लस भी ला रहे हैं तो ओके है, लेकिन 65 से 70 आप ला रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी पोस्टों में क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इस सारे पोस्टों के लिए कॉमन एग्जाम होने वाला है CBT 1। ठीक है, उसके बाद देखिए CBT 2 की बात करते हैं। तो CBT 2 में देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ मार्क्स कितना रहेगा, 120। वही अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 90 मिनट। देखिए टाइम ड्यूरेशन देखिए CBT 1 में भी 90 मिनट रहेगा, CBT 2 में भी रहेगा 90 मिनट, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा। CBT 1 में 100 क्वेश्चन, CBT 2 में 120 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा सेम रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम CBT 2 में देखते हैं सिलेक्शन का, तो देखिए 8 गुना टाइपिंग के लिए सिलेक्शन होगा इसमें। तो कटअप की अगर बात करते हैं तो लगभग आपको 75 से 80 कटअप जाने वाला है। देखिए CBT 1 से CBT 2 की अगर बात करते हैं तो CBT 1 से लगभग 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा CBT 2 का जाता है लगभग एग्जाम का। देखिए डिपेंड करेगा, जोन पे भी डिपेंड करेगा किस जोन में कितना कटअप गया है। तो अगर हम एवरेज बात करते हैं तो 75 से 80 आप ला रहे हैं, स्कोरिंग कर रहे हैं, तो आप सेफ है, आप टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों एग्जामों में नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा।
ठीक है। उसके बाद देखिए टाइपिंग टेस्ट, आप टाइपिंग टेस्ट हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, या आपका जो चॉइस रहेगा, आपको खुद चॉइस देना पड़ेगा कि हिंदी में आप टाइपिंग देना चाहते हैं कि इंग्लिश में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगर फाइनल मेरिट की बात करते हैं तो देखिए फाइनल मेरिट किसके आधार पे बनेगा, CBT 2 के आधार पे बनेगा। तो अगर फाइनल फाइनल मेरिट अगर JA का पोस्ट का बात करते हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का, तो लगभग 80 से 90 जाने वाला है। क्योंकि देखिए जनरली CBT 2 से जो फाइनल मेरिट आपका बनेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, लगभग 5 से 8 नंबर एक्स्ट्रा ही आता है, मतलब ज़्यादा ही कट ऑफ रहता है। तो उस हिसाब से देख सकते हैं आपका 80-90 के आसपास अगर नंबर है तो आप इस JA पोस्ट आप ऑक्युपाइड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो कट ऑफ है जोन पे भी डिपेंड करेगा, अलग अलग जोन पे जिस तरह का पोस्ट है, नंबर ऑफ सीट है, उस पे भी डिपेंड करता है। मैं एक कॉमन मतलब एवरेज मार्क्स बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका मतलब साफ है कि उतना ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जितना कि वैकेंसी है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई भी वेटिंग लिस्ट वाला यहाँ सिस्टम नहीं रहने वाला है। देखिए पहले जितना भी 2019 में का NTPC था या JE था या ALP टेक्नीशियन था, उसमें वेटिंग था, लेकिन इस बार रेलवे क्या किया कि हमको वेटिंग का झमेला नहीं चाहिए, जितना उतना ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा जितना कि वैकेंसी है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, C2 है, बहुत मतलब नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है। आप रीड और राइट कर सकते हैं, बस इतना ही। देखिए डिस्टेंस विजन की बात करते हैं तो 6/12 और नील विद और विदाउट ग्लासेस। मतलब देखिए इसमें ब्लाइंड पर्सन के लिए भी इस सीट में कुछ मतलब इस पोस्ट में कुछ सीट रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ही निम्न है, C2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड है। लगभग आपको 99% बच्चा मेडिकल पास कर जाते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेनिंग का। तो देखिए ट्रेनिंग कितना दिन का होगा, ट्रेनिंग लगभग आपका 1 महीना से 1.5 महीना का आसपास होता है, यानी कि 30 डेज से 45 दिन। ये डिपेंड करता है, कहीं कहीं पे 30 दिन में भी ट्रेनिंग हो जाता है, कहीं कहीं 45 दिन में ट्रेनिंग होता है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद जोन टू जोन डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कहाँ ट्रेनिंग होगा, सबसे पहले कहाँ हो सकता है, JITI में हो सकता है, दूसरा डिवीजन में। देखिए JITI क्या होता है, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, जहाँ पे जनरल रूल एंड सर्विस रूल पढ़ाया जाता है। ठीक ना, जनरल और सर्विस रूल पढ़ाया जाता है। उसके बाद देखिए आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो बेसिकली जो मेन रूप से जिसके बारे में पढ़ाया जाता है वो क्या है, अपेंडिक्स 2A। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको एनी हाउ पास करना रहता है आपको अगर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बनना है तो। ठीक है। ट्रेनिंग जो आपको 1 महीना से 1.5 महीना के आसपास होगा, उसका आफ्टर ट्रेनिंग एक एग्जाम होगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग मार्किंग कराएगा। ठीक है। लगभग 100% बच्चा इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, कोई भी फेल नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है अगर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए, वो देखिए ये है अपेंडिक्स 2A। अपेंडिक्स 2A एग्जाम है, ये आपको एनी हाउ पास करना पड़ेगा। कब, विद इन 3 ईयर्स। जिस दिन आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा, पोस्टिंग और ज्वाइनिंग से 3 साल के अंदर आपको मतलब अपेंडिक्स 2A पास करना है। हर एक साल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। आपको देखिए ये मैंडेटरी है, आपको किसी भी सिचुएशन में आपको ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। आपको कितना अटेम्प्ट मिलने वाला है, आपका 3 अटेम्प्ट मिलेगा। ठीक है। आप पहला अटेम्प्ट में नहीं पास किए, फिर आपको दूसरा अटेम्प्ट मिलेगा, तीसरा बार फाइनल अटेम्प्ट रहेगा, आपको एनी हाउ पास करना पड़ेगा, नहीं तो आप इस पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगर पोस्टिंग की बात करते हैं तो देखिए पोस्टिंग जनरली आपको अच्छे जगह पे होने वाला है, मतलब मोस्टली इन X and Y सिटी। देखिए इसमें Z सिटी में मतलब आपका पोस्टिंग होना बिल्कुल संभावना कम रहता है। जनरली कहाँ पे होने वाला है, X सिटी और Y सिटी में होगा। बिग स्टेशन यानी हेडक्वार्टर अच्छा मिलेगा आपको, जोन में हो सकता है, डिवीजन में हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं कहाँ हो सकता है पोस्टिंग, जोन और डिवीजन में। जोन और डिवीजन में भी कहाँ पे होगा, ऑफिस में पोस्टिंग होगा। ये जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जो पोस्ट है ये हमेशा ऑफिस में ही वर्क रहेगा इनका, कोई भी बाहर का मतलब ओपन लाइन वर्क नहीं है। हमेशा आप एसी रूम में बैठ के काम करेंगे, ये पोस्ट का सबसे बड़ा खासियत यही बात है। ठीक है, ये आपको ऑफिस वर्क रहेगा, 100% ऑफिशियल काम है इसमें। ठीक है। उसके बाद देखते हैं और भी कहाँ पोस्टिंग हो सकता है, प्रोडक्शन यूनिट में हो सकता है, वर्कशॉप में हो सकता है, ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस में भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ड्यूटी टाइमिंग की अगर बात करते हैं तो ड्यूटी टाइमिंग क्या रहने वाला है। ड्यूटी टाइमिंग फिक्स ड्यूटी टाइमिंग है इस पोस्ट में। आपको कोई भी शिफ्ट वाला जॉब नहीं है, कोई भी नाइट ड्यूटी नहीं रहेगा। आपका 8 घंटा का ड्यूटी रहेगा और डे ड्यूटी रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर बोलने का मतलब है जोन, डिवीजन, आरसीसी, आरआरबी ऑफिस। देखिए आरआरसी क्या होता है, जो ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट सेल होता है उसको आरआरसी बोलते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। वही जितना भी एनटीपीसी और जेई वगैरह जितना एएलपी टेक्नीशियन का जो पोस्टिंग होता है, एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है, कौन करवाता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोल, आरआरबी। तो अगर आपको हेडक्वार्टर में, डिवीजन में, आरआरसी ऑफिस में, आरआरबी ऑफिस में पोस्टिंग होता है तो आपका ड्यूटी टाइमिंग क्या रहने वाला, 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। ठीक है। देखिए 9 से 5 बोलते हैं लगभग, आपको ऑफिस में थोड़ा काम रहता है, ऑफिशियल काम है। अगर आज आप पेंडिंग करके जाते हैं तो आपको कल करना पड़ता है। तो लगभग देखिए 5, 5:30, 6 तक ऑफिस खुला रहता है। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है आपको, लेकिन जनरली 6 बजे तक काम होता है। ठीक है। उसके बाद अगर वर्किंग के देखते हैं तो वर्किंग कितना रहेगा, वर्किंग डे कितना, मंडे टू फ्राइडे आपको सप्ताह में 5 दिन काम करना है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ठीक है, अगर आपको हेडक्वार्टर, डिवीजन, आरआरसी, आरआरबी ऑफिस में पोस्टिंग होता है तब। उसके बाद अगर आपका पोस्टिंग प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप, ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस में होता है तो ड्यूटी टाइमिंग तो सेम रहेगा, लेकिन आपको मंडे टू सैटरडे ड्यूटी रहेगा। सिर्फ यहाँ पे एक दिन छुट्टी मिलेगा सप्ताह में, संडे ऑफ रहेगा। ठीक है। उसके बाद अलावा देखिए जो नेशनल हॉलीडे है वो दोनों दोनों जगह पोस्टिंग होता है, कहीं भी पोस्टिंग होता है तो आपको लगभग 16-17 जो भी नेशनल हॉलीडे रहता है उस दिन आपके लिए छुट्टी रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जॉब नेचर के बारे में, देखते हैं जॉब नेचर क्या है। देखिए इसमें सबसे पहला क्या है कि आपको अपेंडिक्स 2A पास करना है, कितना दिन में, 3 साल के अंदर में पास करना है। ठीक है, ये कंपलसरी पास करना है आपको अगर ये पोस्ट सिक्योर करना है तो। उसके बाद देखते हैं जो वर्किंग है वो किस पे डिपेंड करेगा, पोस्टिंग एंड अलॉटेड सेक्शन पे। देखिए आपका क्या काम रहने वाला है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका पोस्टिंग कहाँ हो रहा है, आपको किस सेक्शन में पोस्टिंग हो रहा है। ठीक है। देखिए अगर हम जोन और डिवीजन की बात करते हैं तो देखिए इसमें बहुत सारा सब सेक्शन रहता है, या उसको सेक्शन बोल सकते हैं, जैसे कि सैलरी सेक्शन, ऑडिट सेक्शन, पेंशन सेक्शन, मेडिकल सेक्शन, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर बिल सेक्शन, अकाउंट वेटिंग सेक्शन। तो इस तरह से कई सारा सेक्शन रहता है, तो आपको किसी भी सेक्शन में आपको पोस्टिंग हो सकता है। हो सकता है आपको सैलरी में दे दे, हो सकता है पेंशन में दे दे, हो सकता है मेडिकल बिल देखने के लिए दे दे। तो लेकिन कहीं भी देगा आपको क्या है, आपको मनी रिलेटेड काम ही करना है, पैसा के रिलेटेड ही, बिल संबंधित ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगर प्रोडक्शन यूनिट में देता है आपको, वर्कशॉप में देता है, या ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस में देता है तो काम लगभग आपको सेम रहेगा। लेकिन एक डिफरेंस क्या रहता है, अगर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस में देखता है तो आप रिवेन्यू कलेक्शन करने का काम करते हैं। वही अगर आप डिवीजन और जोन में दिया है आपको पोस्टिंग, डिवीजन और जोन में, तो आप क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर जो रेलवे खर्च करती है उसका आप बिल देख रेख करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए आपका जितना भी ट्रेनिंग 1-1.5 महीने का ट्रेनिंग होगा उसमें क्या मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, बेसिक प्लस उसका 50% डीए ऐड करके मिलेगा। उसके बाद देखिए आपका सैलरी लागू हो जाता है। सैलरी में क्या मिलने वाला है, देखिए अगर बेसिक की बात करते हैं जेए का, तो बेसिक कितना रहता है, 29,200। उसके बाद डीए, डियरनेस अलाउंस कितना मिलेगा, 14,600, जो कि बेसिक का 50% रहता है। देखिए साल में 2 बार इसका लगता है,
डीए इंक्रीज होता है। ये सरकार महंगाई भत्ता डिपेंड करता है कितना महंगाई चल रहा है, ये सरकार अपने अनुसार महंगाई भत्ता लागू करती है। तो देखिए एक तो जनवरी में लागू होता है, दूसरा कब लागू होता है, जुलाई में। तो इस साल जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो इस साल जुलाई में अभी तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन जब भी लागू होगा तो जुलाई से ऐड करके दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एचआरए। एचआरए में क्या है, एक सिटी में 30% ऑफ बेसिक मिलेगा, जो कि कितना हो जाएगा 8,760 रुपया। वही अगर वाई सिटी में बात करते हैं तो 20% ऑफ बेसिक, जो कितना हो जाएगा 5,840। वही अगर जेड सिटी में बात करते हैं तो 10% ऑफ बेसिक, जो कि कितना हो जाएगा 2,920 रुपया। वही बात करते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस का, तो एक सिटी में कितना मिलने वाला है 5400। वही वाई एंड जेड सिटी में 2,700 रुपया। देखिए कभी कभी आपको ऑफिशियल काम के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे आप डिवीजन में हैं तो आपको ऑफिशियल काम के लिए जोन में भी जाना पड़ सकता है कभी। तो उस केस में आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस कितना मिलेगा, पर डे 625 रुपया मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर हम ग्रोस सैलरी की बात करते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का, तो देखिए ग्रोस सैलरी कितना हो जाएगा। अगर आपका पोस्टिंग एक सिटी में हुआ है तो कितना हो जाएगा 57,960 रुपया। वही अगर वाई सिटी में पोस्टिंग होता है तो कितना हो जाएगा 52,340। वही अगर जेड सिटी में पोस्टिंग होता है तो कितना हो जाएगा 49,420 रुपया। इसके अलावा देखिए बेसिक इंक्रीज करता है 3% हर एक साल। ये सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लागू होता है, ठीक है। इसमें से देखिए जो ग्रोस सैलरी है इसमें से आपका एनपीएस डिडक्शन हो जाएगा। बेसिक प्लस डीए को ऐड करके 10% प्लस 200 रुपया स्टेट का प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको जितना माइनस कर लीजिएगा आपको इन हैंड सैलरी हो जाएगा। अगर मैं ग्रोस सैलरी बता दी हूँ, ग्रोस सैलरी एक सिटी में कितना हो जाएगा 57,960, वाई सिटी में 52,340, वही जेड सिटी में 49,420, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लीव के बारे में बात करते हैं। तो देखिए लीव कैसे कैसे मिलता है। लीव ऑन एवरेज पे, जिसको हम लोग एलएपी बोलते हैं, कितना मिलेगा आपको 30 मिलेगा एक साल में। ये 30 एक बार में नहीं मिलेगा आपको, जनवरी में 15 ऐड होगा, जुलाई में 15, तो दो बार में 15-15 करके पूरे साल में 30 है मिलेगा। उसके बाद देखिए लीव ऑन हाफ एवरेज पे, एलएचएपी कितना मिलने वाला है साल में 20 मिलने वाला है, जिसको हम लोग सिक लीव भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैजुअल लीव। कैजुअल लीव मतलब सीएल कितना मिलता है 10 मिलता है हर एक साल का, हर एक साल 10 मिलता है। लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है कि एलएपी और एलएचएपी जो है वो ऐड हो जाता है। मान लीजिए इस साल आप यूज नहीं किए तो अगला साल ऐड हो जाएगा, ये ऐड होते जाएगा। लेकिन वही अगर बात करते हैं सीएल का, तो ये क्या होगा, मान लीजिए कि इस साल में आप दिसंबर तक नहीं लिए तो ये लैप्स हो जाएगा, ये ऐड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेशनल हॉलीडे, जितना भी नेशनल हॉलीडे रहता है 16-17 जो सब आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू नेशनल हॉलीडे कैलेंडर फॉर डिवीजन और जोन। देखिए आपका जहां भी पोस्टिंग होगा हर एक डिवीजन और जोन का हर एक साल लीव कैलेंडर निकलता है, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो उसके अनुसार आपको हॉलीडे मिलेगा, जितना भी 16 या 17 हो सकता है जो वो मिलने वाला है लीव। एनएच भी इस पोस्ट के लिए मतलब छुट्टी मिलने वाला। बहुत सारा पोस्ट क्या है, जैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया। ये सारे डिपार्टमेंट में क्या है कि नेशनल हॉलीडे का कोई भी छुट्टी नहीं रहता है, लेकिन ये ऑफिशियल वर्क है, आपको सैटरडे संडे प्लस नेशनल हॉलीडे छुट्टी रहने वाला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसफर की बात करते थे। देखिए पहला क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड ट्रांसफर। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे ट्रांसफर होता है, मतलब कि सेक्शन चेंजेज इन एवरी 3 या 4 ईयर्स। देखिए आपको हर एक 3 साल पे इस पोस्ट में सेक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए कि आप सैलरी सेक्शन में है तो आपको ऑडिट में डाल दिया, कोई ऑडिट में है तो उसको पेंशन सेक्शन में डाल दिया, लेकिन आपको हर एक 3-4 साल पे सेक्शन चेंज होते रहेगा, ठीक है। दूसरा है वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफर। देखिए वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफर क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग जब फॉर्म पहले अप्लाई करते हैं तब मेन प्रायोरिटी क्या रहता है कि हम लोग को कैसे भी नौकरी हो जाए। इसके लिए हम लोग कभी कभी दूर बोर्ड भी डाल देते हैं। जैसे मेरा घर बिहार है तो हम डाल दिए फॉर्म चेन्नई डाल दिए, क्योंकि हमको संभावनाएं ज़्यादा लग रहा था कि चेन्नई में रिजल्ट होने का। उसके बाद एक समय के बाद एहसास होता है नहीं कि घर के नज़दीक हमको रहना चाहिए, तो उस केस में वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लोग लगाता है कि मैं अपने घर के नज़दीक वाला जोन या जो डिवीज़न है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए। उस केस में क्या रहता है कि इसका एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि आप जहाँ भी ज्वाइन किए हैं वहाँ पे मिनिमम 5 साल
या 10 साल सर्विस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए। क्योंकि देखिए 5 साल और 10 साल में अलग अलग ईयर क्यों बोल रहा हूँ कि रेलवे बोर्ड का एक सर्कुलर आया था 2022 में, उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ था कि ये जोन पे डिपेंड करता है कि वो जोन 10 साल लगता है कि 5 साल लगता है मिनिमम क्राइटेरिया। तो कई सारा जोन 5 साल लगते हैं, कई सारा जोन 10 साल लगता है। जैसे मेरा सौदान रेलवे चेन्नई जो बोर्ड है उसमें क्या है 10 साल के लिए है कि मतलब वन वे ट्रांसफ़र लगाना है तो आपको मिनिमम जो सर्विस कंडीशन क्या है 10 साल पहले आपको चेन्नई में जॉब करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वन वे ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र। देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक ए यहाँ पे पोस्टिंग है, दूसरा बी यहाँ पे पोस्टिंग है। ये दूसरा दूसरा जोन हो सकता है या डिवीजन हो सकता है। ये ए वाला इधर आ जाएगा, बी वाला इधर जाएगा, दोनों का पोस्ट सेम रहेगा लेकिन आदमी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको म्यूचुअल ट्रांसफर बोलते हैं। ये आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप कभी भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई भी टाइम ड्यूरेशन या कोई भी बाउंड नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र। देखिए जो भी रेलवे एम्प्लॉई है उनका हस्बैंड या वाइफ किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर यानी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर एम्प्लॉई हैं तो उस बेसिस पे स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इसके लिए भी कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है, आपको ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलता है रेलवे द्वारा, रेलवे क्वार्टर मिलता है। दूसरा क्या है मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है जो कि आपको प्लस आपका डिपेंडेंट को। देखिए डिपेंडेंट कहने का मतलब है कि आप, आपके हस्बैंड या वाइफ और 2 बच्चे। देखिए रेलवे में एक जो फैसिलिटीज़ में सबसे एक डिमेरिट बात क्या है कि मदर फादर को इंक्लूड नहीं करता डिपेंडेंट में। जैसे मदर फादर को कब इंक्लूड करता है, अगर सिंगल मदर है उस केस में मदर को इंक्लूड करता है आपको डिपेंडेंट में। लेकिन फादर और मदर दोनों अलाइव हैं तो उस केस में डिपेंडेंट माँ बाप को इंक्लूड नहीं करता। डिपेंडेंट मतलब आप, आपके वाइफ या हस्बैंड और 2 बच्चे। ठीक है, तो ये मदर फादर को इसको इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि देखिए मम्मी पापा पढ़ा लिखा के नौकरी लगाते हैं, बच्चा लोग के रेलवे में आता है तो उनको भी शौक रहता है कि नहीं मेरा बेटा रेलवे में है, हम भी फ्री पास में ट्रैवल करते हैं। तो इस तरह के थोड़ा सा रहता है जो कि देना चाहिए, लेकिन रेलवे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, मदर फादर को इंक्लूड नहीं किया है। यही डिफेंस में मदर फादर का जो मतलब डिपेंडेंट है, लेकिन हमारे रेलवे में मदर फादर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रैवलिंग पास। ट्रैवलिंग पास में अगर बात करते हैं तो आपको थर्ड एसी का प्रिविलेज पास मिलेगा। प्रिविलेज पास मतलब कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, 0 रुपया चार्ज लगेगा। देखिए अप टू 5 साल एक सेट पर ईयर। देखिए 5 साल तक हर एक साल एक सेट मिलेगा। एक सेट कहने का मतलब है कि जाने का और आने का ये दोनों मिला देंगे तो एक सेट हो जाएगा, जाने का हाफ सेट, आने का हाफ सेट। ठीक है, उसके बाद अगर 5 साल कंप्लीट हो जाता है तो 5 साल के बाद हर एक साल आपको 3 सेट मिलेगा प्रिविलेज पास। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पीटीओ। पीटीओ में क्या है कि आपको हर एक साल आपको जिस दिन पोस्टिंग होगा उसी साल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 4 सेट मिलेगा। 4 सेट मतलब 4 बार आप जा सकते हैं, 4 बार आ सकते हैं कहीं से। तो इस तरह से 4 सेट मिलेगा थर्ड एसी का। लेकिन इसमें क्या है कि लगभग 1/3 के आसपास आपको पेमेंट करना पड़ता है, जो रेलवे टिकट फेयर है आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। देखिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस कितना मिलता है, 33,750 पर चाइल्ड। ये कितने चाइल्डों के लिए मिलेगा, 2 बच्चों के लिए मिलेगा। ठीक है, कितना मिलता है हर एक साल, 33,750 प्रत्येक चाइल्ड के लिए, ऐसे 2 बच्चों को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दिवाली बोनस। देखिए दिवाली बोनस क्या है, रेलवे का एक फिक्स बोनस है 17,951 जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉई के लिए दिया जाता है, जो कि 7,000 बेसिक का, 7,000 बेसिक का 78 दिन का ये सैलरी मिलता है, जो कि कितना होता है 17,951। देखिए एक्चुअली क्या है, रेलवे अगर लॉस में है या बेनिफिट में है, हर एक केस में 17,900 देता, 951 देगा। लेकिन यही अगर हम पीएसयूज के बारे में बात करते हैं तो पीएसयूज क्या है, अपना प्रॉफिट का शेयर करता है अपने एम्प्लॉय के साथ। जैसे मान ली कि इस साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया कोई भी पीएसयूज का, तो उसके हिसाब से उनका मतलब बढ़ जाता है, बोनस बढ़ता है, बढ़ता घटता रहता है। लेकिन रेलवे अगर लॉस में भी है
बेनिफिट में भी है, लेकिन इसका बोनस क्या है, फिक्स है, कितना है, 17,900 का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं फीमेल के लिए देखते हैं। देखिए फीमेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाता है इसमें कि ये पहली बात तो ये टेबल जॉब है, ऑफिस वाला जॉब है। ठीक है, उसके बाद देखिए नो शिफ्ट नो नाइट ड्यूटी, कोई भी शिफ्ट वाला जॉब नहीं है, नाइट ड्यूटी नहीं है, टोटल डे ड्यूटी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कोई भी फिजिकल वर्क नहीं है, लेस स्ट्रेस है। लेस स्ट्रेस, स्ट्रेस करने का मतलब है कि आपको तो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है जितना ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रहता है, जो कि डायरेक्ट ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े रहते हैं। उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बहुत ही आसान जॉब है ये, ऑफिस में बैठ के टेबल पे बैठ के काम करने वाला जॉब है। उसके अलावा देखिए गुड वर्किंग इन्वायरमेंट इन ऑफिस। देखिए ऑफिस में जितने बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, यूपीएससी क्लियर करके आते हैं, आप ऑफिसर के टच में रहेंगे, वहाँ पे एक बढ़िया सा गुड वाइब्स बना रहता है, मतलब एक बढ़िया सा माहौल बना रहता है। आपको वहाँ पे सारे लोग स्टैंडर्ड लोग मिलेंगे, आपका वहाँ का माहौल अच्छा रहेगा, तो वर्किंग इन्वायरमेंट रहता है ऑफिस में काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद देखिए प्रॉपर लीव मिलेगा, प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। तो इस हिसाब से देखते हैं कि अगर हम एनटीपीसी के पोस्टों की बात करते हैं तो फीमेल के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट है। अगर हम पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं, जो भी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले जे रखिए, उसके बाद सीनियर क्लर्क। ठीक है, उसके बाद ही कोई पोस्ट रखिए, क्योंकि ये दोनों पोस्ट जो है ये ऑफिशियल वर्क है। ठीक है, इसके अलावा देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर है, स्टेशन मास्टर है, और एक इसके बाद रखिएगा सीनियर CCTS। ये भी ऑफिस में भी वर्क रहता है, स्टेशन पे भी वर्क रहता है, कभी कभी ट्रेन में भी जाना पड़ता है। इसके बाद स्टेशन मास्टर, उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर, क्योंकि ट्रेन मैनेजर में भाग दौड़ वाला काम है, ट्रैवलिंग वाला ड्यूटी है। ठीक है, तो आप जो भी गर्ल्स फॉर्म नहीं भरे हैं अभी तक, तो इस हिसाब से पोस्टिंग प्रेफरेंस रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात है, इस पोस्ट में फैमिली और पर्सनल लाइफ बैलेंस रहेगा। ठीक है, फैमिली और ड्यूटी लाइफ क्या है, बैलेंस रहने वाला है। ठीक है, बहुत स्टेबल जॉब है। उसके बाद देखिए एक रिस्पेक्टेड जॉब है। देखिए आप ऑफिस में काम करते हैं, बिलिंग से रिलेटेड, पैसा से रिलेटेड काम करते हैं, तो जो भी आपको पास क्यूरी लेके जाएंगे वो आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है वहाँ पे। तो ये काफ़ी रिस्पेक्ट वाला जॉब है। देखिए ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक तो ऐसे ही रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा बात देखिए फर्दर स्टडी, अगर आप आगे का पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। जैसे फिक्स्ड टाइमिंग है, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आप 5 बजे शाम के बाद फ्री हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, 2 घंटा कोचिंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखते हैं, अगर आपको आगे पढ़ाई जारी रखना है तो आप यहाँ पे ये जॉब करते हुए कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं बिल रिलेटेड वर्क है। बिल रिलेटेड वर्क है यानी कि सेंसेटिव जॉब है। देखिए आपको जितना भी फाइनल बिल आएगा, मनी से रिलेटेड बिल हो गया, या भी कॉन्ट्रैक्टर बिल हो सकता है, मेडिकल बिल हो सकता है, आपको सैलरी बनाना है, ऑडिट करना है, सारा पैसा का खेल है। आपको पैसा को मतलब लेखा जोखा हिसाब किताब रखना है। तो इसका मतलब है कि आपको ना बहुत थ्रोली चेक करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को। थ्रोली चेक करने के बाद अगर कोई फॉल्ट है तो ऑफिसर से डिस्कस करके उसको राइट बैक भी कर सकते हैं, और अगर सारा करेक्ट है तो उसको आगे का प्रोसीजर में डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि पैसा का बात रहता है। अगर यहाँ फाइनल सबमिशन हो गया तो फॉल्ट भी रहेगा, तो फिर बाद में दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे यही थोड़ा सा वर्क मतलब सेंसिटिव है। यहाँ पे केयरफुली रहना है कि सारा डॉक्यूमेंट्स को हम लोग थ्रोली चेक करना है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं थोड़ा सा इसका नेगेटिव साइड क्या है। सैलरी थोड़ा कम रहता है। अगर हम लेवल 5 के एनटीपीसी की बात करते हैं तो और भी डिपार्टमेंट के अगर रिलेटेड से कंपेयर करते हैं तो सैलरी थोड़ा यहाँ पे कम रहता है। उसके अलावा हर एक एक प्रमोशन के लिए एग्जाम देना पड़ता है आपको। बहुत सारा पोस्ट ऐसा है, जैसे जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क बन जाएगा, फिर ओएस बन जाएगा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाएगा। उसको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, उसको हर एक 3 साल पे प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का क्या है कि आपको हर एक एक प्रमोशन के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड आ जाता है इस पोस्ट के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रमोशन के बारे में देखते हैं। तो देखिए प्रमोशन आप देखिए सबसे पहले ज्वाइन करेंगे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट से अकाउंट असिस्टेंट बनने के लिए देखिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कितना है, 2800 ग्रेड पे है। उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में 3 साल सर्विस
प्लस अपेंडिक्स 2A पास करना पड़ेगा, तभी आप अकाउंट असिस्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, 3 साल सर्विस कंप्लीट होना चाहिए और अपेंडिक्स 2A पास होना चाहिए, तभी आप अकाउंट असिस्टेंट बनेंगे। ये कितना सौ ग्रेड पे का है? 4200 ग्रेड पे का है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर 5 साल सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तब आप क्या बनेंगे? सीनियर सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। आप बनेंगे नहीं, 5 साल सर्विस कंप्लीट हो जाता है अकाउंट असिस्टेंट में, उसके बाद आप सीनियर सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए भी आपको क्या है? आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आप सीनियर सेक्शन ऑफिसर ऐसे नहीं बनेगा, इसके लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि कितना ग्रेड पे का होता है? 4800 ग्रेड पे का होता है। अगर आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको अकाउंट असिस्टेंट से सीनियर सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए आपका कितना साल लगेगा? एमएससीपी के द्वारा 10 साल लग जाएगा। 10 साल लग जाएगा। वो भी आपका ग्रेड पे कितना रहेगा? 4600 ग्रेड पे रहेगा, 4800 ग्रेड पे नहीं रहेगा। तो आपको अगर सीनियर सेक्शन ऑफिसर बनना है तो आपको एग्जाम निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको 10 साल में एमएससीपी लग के आपका प्रमोशन होगा, लेकिन वहाँ पे ग्रेड पे 4600 ही रहेगा। अगर आप एग्जाम निकालते हैं तो ग्रेड पे 4800 रह जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडीएफएम बनेंगे। एडीएफएम क्या है? इस सारा जो आप तीनों ये जो पोस्ट देख रहे हैं, तीनों क्या है? गैजेटेड पोस्ट है, जो IRSE से आते हैं लोग, यूपीएससी कमीशन का एग्जाम दे के आते हैं। असिस्टेंट डिवीजन फाइनेंस मैनेजर, उसके बाद डिवीजन फाइनेंस मैनेजर, सीनियर डीएफएम सीनियर डिवीजन फाइनेंस मैनेजर। ये जो डिवीजन का सबसे एचओडी होता है, ये सीनियर डिवीजन फाइनेंस मैनेजर। तो देखिए, इसमें थोड़ा इस पोस्ट में आप देख चुके होंगे, वर्क कल्चर बहुत अच्छा रहने वाला। ऑफिस का ड्यूटी है, ऑफिस वर्क रहेगा। थोड़ा सैलरी कम है और हर एक प्रमोशन पे एग्ज़ाम देना पड़ता है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, अगर आपको इसी तरह से किसी और पोस्ट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, और इस पोस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।